सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज डिस्कशन करेंगे सीए फाइनल एससीएमपी के चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग के बारे में। वेल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल फाउंडेशन है, या जिसको मैं बोलता हूँ बिल्कुल बेस है पूरी कॉस्टिंग का। इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा रेलेवेंट कॉस्टिंग का, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट का। और दूसरी डिस्कशन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी सीवीपी एनालिसिस की। सीवीपी एनालिसिस आपने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट आई एम टेलिंग यू, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, रेलेवेंट कॉस्टिंग की नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो बेसिक्स हैं वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। चाहे फिर आप चैप्टर नंबर 4 की एबीसी एनालिसिस, एबीसी कॉस्टिंग की बात कर लें, या फिर चैप्टर 4 के ही आप जीआईटी टेक्निक की बात कर लें, हर जगह आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा। या फिर जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वो जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा दूसरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, वहाँ पर मैं आपको कोरिलेट करके भी दिखाऊंगा। बट येस, दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर नीड्स टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरली इस चैप्टर में से आता ही आता है। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टच किए गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। थियरी के कुछ अच्छे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, बट अभी तक उन्हें टेस्ट नहीं किया गया है। तो ये चैप्टर में अभी बहुत सा एरिया ऐसा है जो टच किया जा सकता है आईसीआई के थ्रू। बट इन वीडियोज़ में हमारा मेन मोटिव क्या है दोस्तों? हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चंस को डील करना। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस चैप्टर से जुड़े सभी इलस्ट्रेशंस, सभी क्वेश्चंस आज हम खत्म कर देंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम फिर डिवोट ना करना पड़े। आप सिर्फ उस वीडियो के थ्रू सभी क्वेश्चंस को कवर इजीली कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या बोलता है ये? अ कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल्स फॉर बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। गुड, आजकल साइकिलिंग का डिमांड वैसे भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, एंड हेंस साइकिलिंग स्टॉक जो हैं, जो स्टॉक्स हैं साइकिलिंग कंपनीज के, वो भी बूम पर हैं। और कोरोना के टाइम पर लोगों ने साइकिलिंग करने पर तो ज़्यादा जोर दिया ही है, नॉट जस्ट इन मेट्रोज बट इन स्मॉल टाउन्स एज वेल। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल्स फॉर बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, एंड गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट साइकिल्स फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए जो ये साइकिल बनाते हैं उसका डेटा दिया हुआ है दोस्तों। वेल, मंथली डिमांड जो है वो 10,000 यूनिट्स की है, और सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 8,000 पर यूनिट का दिया हुआ है। सो चिल्ड्रन के लिए मिलने वाली एक साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना है? 8,000 रुपीज़ पर मंथ। थोड़ी महंगी नहीं है? आपको नहीं लगता? वो गियर वाली साइकिल होगी। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 7,500 पर यूनिट की। चलिए, अगर 7,500 पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है और 8,000 का सेलिंग प्राइस है, तो कंपनी पर यूनिट 500 अर्न कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अर्न कर रही है? सो 500 पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रही है। और अगर इसलिए मैं मंथली डिमांड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये करोड्स का बिजनेस कर रही है इस टाइम, सिर्फ साइकिल बेच के। देख पा रहे हैं आप? चलिए आगे बात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ हमें दी हुई है 10 लाख रुपीज़ की दोस्तों, ठीक है। बट अभी तक जो डिस्कशन हमने नहीं की, मुझे ये, पहले तो मैंने इस बिजनेस को समझाने की कोशिश की है। ये बिजनेस एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मंथली करोड्स का टर्नओवर है, वो भी हमें समझ आ गया है। बट अब एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर बचता है, और उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है 10 लाख पर मंथ की। बट एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ 8 लाख रुपीज़ की दी हुई है। अब जिन लोगों ने भी ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, पहले सबसे पहला तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हाउ वी कैन चेंज दिस फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ। रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने समझा हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक संक कॉस्ट होती है, वंस इट इज इंकर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। देन हाउ इट इज सो कि एक 10 लाख रुपए की कॉस्ट मेरी 8 लाख रुपीज़ की हो जाती है अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कैलकुलेशन करता हूँ? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा सीए फाइनल एससीएमपी में एक मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन का। ठीक है जी, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों के बारे में हम चैप्टर 1 में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ दोनों का डिफरेंस तो नहीं बताऊंगा। बट सीए फाइनल एससीएमपी में कॉस्ट रिडक्शन वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो उसे हम रिड्यूस और चेंज नहीं कर सकते। वेल, ऐसा नहीं है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर दें प्रोपोर्शनेटली, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज कर हम अगर ट्राई करें तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। दिस इज जस्ट अ हिंट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वही यहाँ पर किया गया है। फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ पोर्शन इन्होंने ऐसा पता लगाया है जिसे अगर हम एक्टिविटी बेस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कम की जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट पर इतना समय देने की जरूरत नहीं थी, स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि एग्जाम में ये पोर्शन टच किया जाता है, बार बार टच किया जाता है। आगे देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, अब बताया हुआ है कि ये 10 लाख और 8 लाख इतना फर्क कैसे आ गया, तो ये नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10 लाख पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल मेथड आर दोज दैट डू
नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये 10 लाख की कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आप 20,000 यूनिट्स बनाओ, 10,000 बनाओ या एक भी यूनिट ना बनाओ, इतनी कॉस्ट तो इंकर होगी ही होगी, और इसलिए ही इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। एनी हाउ आगे देखते हैं। बट फॉलोइंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टडी, फिक्स्ड कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी पर वॉल्यूम और एनी अदर ड्राइवर हैज बीन आइडेंटिफाइड टू बी 8 लाख पर मंथ। Why? The study revealed that a milling machine is used to cut metal into steer support. Okay, साइकिल में लगने वाला एक कंपोनेंट होता है steer support, if you know my dear friends, और उसको बनाने वाली एक मिलिंग मशीन है जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया गया। हम सोच रहे थे कि उस मशीन पर इंकर की गई कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, बट अब उसे हम दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर रहे हैं, यानी हम उसे अब देखना शुरू करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की नज़रों से। देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दी स्टीयर सपोर्ट टेक्स प्लेस इन बैचेज ऑफ 25 यूनिट्स। एक बैच में 25 यूनिट्स ऑफ स्टीयर सपोर्ट्स हम बनाते हैं। फाइन। वंस अ बैच फॉर चिल्ड्रन साइकिल इज फिनिश्ड, द नेक्स्ट बैच वुड बी दैट ऑफ अडल्ट साइकिल। चिल्ड्रन साइकिल का एक बैच खत्म करने के बाद हम दूसरा बैच अडल्ट साइकिल्स का बनाते हैं टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस माइट बी नाउ देयरफॉर आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी अ सेटअप चेंज। तो हर एक बैच के बाद सेटअप चेंज करना पड़ता है। एंड इफ 10,000 चिल्ड्रन साइकिल्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ सेटअप्स रिक्वायर्ड बहुत ईजी है। अगर हमें 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस, यस, अगर हमें 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है और एक बैच में हम 25 यूनिट्स बनाते हैं, सो 400 बैचेस जो हैं वो मुझे लग जाएंगे 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। और 400 बैचेस का मतलब समझ रहे हो? 400 बैचेस का मतलब है कि मुझे 400 सेटअप्स करने पड़ेंगे। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच दे हैव प्रोवाइडेड अस। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ ईच सेटअप कॉस्ट 500 रुपीज़। ओके, सो अगर मैं एक सेटअप की कॉस्ट 500 है तो 400 सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। एंड हेंस उन्होंने हमें ये 10 लाख सब्ट्रैक्टेड बाय 8 लाख, तो 2 लाख का जो डिफरेंस है वो हमें उन्होंने समझा दिया कि ये 2 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दी सेटअप कॉस्ट। तो टोटल 10 लाख की जो कॉस्ट है उसमें से 2 लाख का अमाउंट सिर्फ सेटअप कॉस्ट का हमें दिया गया है। आगे देखते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ मटीरियल कॉस्ट लाइक चेंज ऑफ ऑयल जिग, ओके वट एवर। नाउ दिस कॉस्ट वॉज प्रीवियसली पूल्ड टुगेदर विद फिक्स्ड कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है और क्वेश्चन के डेटा को दो तरीके से अरेंज किया गया है, हमें इतना समझ आता है। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि क्यों हम इस फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। यानी 10 लाख की ही तो कॉस्ट रही, अगर मैं सीवीपी वाले मेथड से भी देखूं तो 8 लाख की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इंकर हुई है और 2 लाख की जो मेरी कॉस्ट है वो मेरा सेटअप कॉस्ट है। बट अल्टीमेटली सेटअप कॉस्ट भी तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट का ही पोर्शन है। यानी कि माई पॉइंट इज कि अल्टीमेटली तो 10 लाख की ही कॉस्ट इंकर हुई ना, फिर हम ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझ आएगा कि क्यों इस 2 लाख को मैं दूसरी नज़रों से यानी एबीसी एनालिसिस की नज़रों से देखने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। It says find the break even point per month and profit per month under the traditional and the activity based CVP method. Now my question to you is कि break even point क्या होता है? Well, ये वो quantum of units है जहाँ पे no profit no loss situation arise होती है। और break even point का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? So जो भी हमारी fixed cost है अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं contribution per unit से, then we need or we used to find break even point इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। और यहीं अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय उसे पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूँ। ये आईपीसी के कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों। तो चलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना शुरू करते हैं। एक बार आईसीआई के आंसर में फॉर्मेट को भी देख लेंगे और आंसर को भी देख लेंगे फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमें पर मंथ बेसिस पे निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मंथ बेसिस से मेरा क्या मतलब है कि जो भी मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेने की सोचूंगा वो मुझे पर मंथ बेसिस वाली कॉस्ट लेनी होगी। बी केयरफुल, आप पूरे ईयर की कॉस्ट मत ले लीजिएगा। चलिए डिस्कशन को करते हैं शुरू। सेलिंग प्राइस पर मंथ फिक्स्ड। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है हमने अभी देखा था। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ तो दी हुई है यारों, बट हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा और वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8,000 का है, वेरिएबल कॉस्ट 7,500 की है, हेंस आई कैन से कि मेरा कंट्रीब्यूशन 500 पर मंथ का आ रहा है और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ की। सो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी मिल गया, और अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से निकालना चाहूँ सो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 2,000 यूनिट्स का। ठीक है, बट माई मंथली डिमांड इज 10,000 यूनिट्स। अब 2,000 यूनिट्स जैसे ही मैं सेल आउट कर देता हूँ, नो गेन नो लॉस सिचुएशन अराइज हो जाती है। यानी 2,000 के बाद मैं जितनी भी यूनिट्स बेचूंगा सब पर मुझे प्रॉफिट अर्न होगा और वो मेरे प्रॉफिट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि जो एडिशनल 8,000 यूनिट्स मैं सेल आउट करने वाला हूँ दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू माई प्रॉफिट। एनी हाउ ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ हमने निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट पर मंथ। सो प्रॉफिट क्या होगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस माई फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सो मेरा पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन अराइज होता है 500 रुपीज़ का। और टोटल मैंने कितनी यूनिट सेल आउट की हैं? मैंने 10,000 यूनिट्स सेल आउट की हैं। सो टोटल हाउ मच डू आई अर्न? मैंने पर मंथ बेसिस पे 50 लाख रुपीज़ अर्न किया है।
फाइन। और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है टोटल, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ की। सो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा यारों, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ₹40 लाख पर मंथ के हिसाब से, और वो कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे की हुई है। बट ये तो हो गया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग। अब सीवीपी एनालिसिस, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बोला था कि वाई वी आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट द फिक्स्ड कॉस्ट, तो अब उसका आंसर हमें मिलेगा। चलिए निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पर मंथ एज पर एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर बैच इज 25, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें टोटल 400 पर मंथ सेटअप्स लगाने पड़ेंगे। वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख रुपीज़ की हमें क्वेश्चन में गिवन है, हेंस हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2000 यूनिट्स का आ जाएगा। कैसे आएगा, ब्रेक इवन हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो मेरी 8 लाख रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट है यारों, और जो मेरा सेटअप कॉस्ट है वो भी फिक्स नेचर का है। तो टोटल मुझे 400 सेटअप्स लगते हैं और 500 पर सेटअप की मेरी कॉस्ट आती है। ये हो गई मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और मुझे इसे डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2000 यूनिट्स। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। बट पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में कोई भी चेंज नहीं आया है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट में, हेंस हमारे प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा प्रॉफिट भी सेम रहने वाला है। सो आपने नोटिस किया दोनों ही मेथड्स में अभी तो कोई चेंज नहीं आया है, दोनों ही के अकॉर्डिंग हमें 2000 यूनिट्स बनानी चाहिए इन ऑर्डर टू रीच आवर ब्रेक इवन पॉइंट, और दोनों ही केसेस में हम 40 लाख पर मंथ का प्रॉफिट अर्न करेंगे। चलिए नीचे यही डिस्कशन फर्दर एक्सपैंड की हुई है, दैट ऑल्दो द बीईपी यूनिट्स एंड प्रॉफिट पर मंथ आर द सेम अंडर बोथ मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड मेथड हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द पॉइंट दैट देयर आर 400 सेटअप्स बीइंग परफॉर्म्ड पर मंथ। उसने कहा चलो ठीक है, मानते हैं कि कोई चेंज नहीं आया फिगर्स में, बट हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो मिली कि सेटअप्स वो रीजन है जिस वजह से हमें 2 लाख की कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है। चलिए ठीक है, डिस्कशन यहाँ पर पार्ट 1 का खत्म हुआ है, बट अभी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, दैट एज अ प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ सेटअप्स मिनिमम सिंस दे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। वो कह रहा है अब हम जो सेटअप्स अभी तक 400 सेटअप्स हम लगा रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें रिड्यूस किया जाए दोस्तों, बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ सेटअप्स होने की वजह से मशीन की कैपेसिटी पर फर्क पड़ता है, उसकी यूटिलाइजेशन पर फर्क पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा थियरी वाला पोर्शन जो इस पर्टिकुलर यूनिट में दिया हुआ है। सो समटाइम सूनर उसको भी डिस्कशन हम कर लेंगे। आगे क्या बोला हुआ है, सपोज दैट एट एनी टाइम द मिलिंग मशीन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ साइकिल्स, देयरफॉर यू प्रपोज टू इंक्रीज दी बैच साइज। तो दो बातें यहाँ पर उन्होंने बोली हुई हैं। पहली बात तो उसने बोली कि नंबर ऑफ सेटअप्स को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, और दूसरा उसने बोला कि बैच साइज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। सो अभी तक हम 25 यूनिट्स पर बैच बना रहे थे, बट अब हम 50 यूनिट्स पर बैच बनाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, और इससे नंबर ऑफ सेटअप्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, यानी अगर मैं 10,000 यूनिट्स टोटल बनाना चाहता हूं और 50 पर यूनिट एक बैच में बना रहा हूं, तो टोटल 200 बैच इज समथिंग विच आई नीड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। नाउ ड्यू टू लार्जर बैच प्रोडक्शन एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा स्पेस हमें स्टोरेज के लिए चाहिए होगा, जिसके लिए 50,000 मुझे एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो अभी तक फायदा क्या होगा ऐसा करने से वो तो नहीं पता, लेकिन 50,000 का खर्चा जरूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। सो फाइनली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पर मंथ बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना और फिर जो सेटअप कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना, क्या उससे मेरे बीईपी पर कोई फर्क पड़ेगा? दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट इटसेल्फ। तो क्या बोलते हैं, ओके ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, और हम प्रॉफिट पर मंथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 500, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बट दिस टाइम माय फिक्स्ड कॉस्ट इज 8,50,000 रुपीज़। मेरी 8 लाख रुपीज़ की कॉस्ट तो इंकर हो ही रही थी, बट अब एडिशनल खर्चा भी ऐड हो गया स्टोरेज का 50,000 रुपीज़ का, जिस वजह से मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब हो गई है 8,50,000 रुपीज़ की। एनी हाउ, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया है। सो 8,50,000 रुपीज़ इज समथिंग विच इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेट मी जस्ट टेल यू, 8,50,000 मेरी पर मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट है, बट इसमें नंबर ऑफ सेटअप्स मल्टीप्लाई बाय में कॉस्ट ऑफ सेटअप की कॉस्ट को भी हम ऐड करेंगे, बिकॉज ये भी फिक्स्ड नेचर का एक्सपेंस है। सो नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, 200, और कॉस्ट पर सेटअप मेरी है 500 की, तो ये हो गई 1 लाख की कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आ जाएगी 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख की मेरी सेटअप कॉस्ट, और टोटल अगर मैं इसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं, माय आंसर विल कम आउट टू बी 1900 यूनिट्स। मेरा प्रीवियस पार्ट में जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था वो 2000 यूनिट्स का आ रहा था मित्रों, लेकिन अब ये आ रहा है 1900 यूनिट्स का, यानी जो मेरी सेटअप कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो मंथली डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, और इसलिए मेरा प्रॉफिट पर मंथ हो जाएगा मंथली डिमांड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 50 लाख रुपीज़, और इसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आ रही है 9,50,000 रुपीज़ की। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 40,50,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट मेरा 40,000 का था इन माई प्रीवियस पार्ट, बट नाउ इट इज कमिंग टू बी 40,50,000 रुपीज़। और एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो मुझे 50,000 का तो एडिशनल एक्सपेंस इंकर करना पड़ रहा था, मेरा प्रॉफिट तो रिड्यूस होना चाहिए था, देन वाई इट इज सो कि मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया
है बिकॉज ऑफ माई सेविंग्स ऑफ सेटअप कॉस्ट। सो अब आपको समझ आया कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सही से इस्तेमाल करें। दिस इज अ मैजिकल क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। अगर आप इस क्वेश्चन के जान को समझ चुके हैं, मेन पार्ट को समझ चुके हैं, तो बहुत हेल्प करने वाला है आपको आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। वेल नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ सेटअप। तो इसका बड़ा ही सिंपल लॉजिक है और ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन हमसे करवाना चाहता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि कब हम लेबर कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और कब हम नहीं करते, और बेसिकली जो मेन फैक्टर होता है वो होता है अवेलेबिलिटी का दोस्तों। अगर तो मेरे पास आइडल लेबर पड़ी हुई है, ठीक है, सो मैं उसकी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता हूँ, रेलेवेंट नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है ड्यू टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक नया ऑर्डर आया जिसके लिए मुझे 100 लेबरर्स की ज़रूरत है। वेल 80 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े लोग अवेलेबल हैं, बट 20 मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, उन 20 एडिशनल लेबर्स को जो हायर करने की कॉस्ट आएगी, सिर्फ वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर लेबर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लेबर को कंसीडर कब किया जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी। वेल नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, हाउ कैन द नंबर ऑफ सेटअप्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इंपैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मिलिंग मशीन। आई थिंक ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ पार्ट नंबर 2 में, सो इसकी फर्दर डिस्कशन मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। इट्स जस्ट अ थियरी पोर्शन विच यू मे रीड आउट। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा ही है, और ये पुराना इलस्ट्रेशन है, शुरू से ऐड ऑन हुआ है, और ये एक बेसिक वर्जन है इलस्ट्रेशन नंबर 1 का। तो शुरू करते हैं। कैटलिस्ट लिमिट मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, और उसके बाद हमें बताया गया है दैट प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड आर 42। सो टोटल अभी हम 42 सेटअप्स का अरेंजमेंट कर चलते हैं अपने रिक्वायर्ड यूनिट्स को बनाने के लिए। वेल कॉस्ट पर सेटअप, एक सेटअप की कॉस्ट आती है मुझे 450 रुपीज़ की। ओके, तो टोटल सेटअप कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। हमें 42 सेटअप्स फिलहाल लगाने पड़ते हैं, और एक सेटअप की कॉस्ट कितनी आती है, 450 की। चलिए देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, या पर रन का मतलब यहाँ पे पर सेटअप है दोस्तों, और कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। पर रन का मतलब है पर सेटअप, यानी एक सेटअप में मुझे कितने प्रोडक्शन यूनिट्स बना सकता हूँ मैं 960 यूनिट्स बना लेता हूँ। ओके, एंड इंजीनियरिंग आवर्स फॉर प्रोडक्शन पीरियड इज 500 आवर्स, एंड कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर इज 10 रुपीज़ पर आवर। तो टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो टोटल 5000 की मुझे इंजीनियरिंग कॉस्ट लग जाती है यूनिट्स को बनाने में। आगे देखते हैं। द कंपनी हैज़ बिगन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जैसे मैंने डिस्कशन किया, फिक्स्ड कॉस्ट का ब्रेकअप कर एक्टिविटी वाइज हम कैलकुलेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट को कम किया जाए। सो द कंपनी हैज़ बिगन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड 2 कॉस्ट ड्राइवर्स, दैट इज प्रोडक्शन रन एंड इंजीनियरिंग आवर्स। सो फिक्स्ड कॉस्ट का इन्होंने ब्रेकअप किया, इस लाइन का ये मतलब है, और उसमें से 2 कॉस्ट ऐसी पता लगाई जिनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एनालिसिस के बेस पर ब्रेकअप किया जा सकता है और फर्दर रिड्यूस करने की कोशिश की जा सकती है। नाउ ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंटली एट 96,000। सो अभी मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने की आ रही है, 96,000 की टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है, जिसमें से अब इन्होंने 2 कॉस्ट को तो मेरे सामने निकाल दिया है और बाकी की कॉस्ट हो गई मेरी अदर कॉस्ट। सो मेरी सबसे पहली कॉस्ट जो इन्होंने मुझे बताई वो है प्रोडक्शन रन की कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट जो इन्होंने बाइफरकेट किया वो है मेरी इंजीनियरिंग की कॉस्ट, और बाकी की कॉस्ट को मैं बोल देता हूँ अदर्स 2 मिनट के लिए। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज that after the above 72,100 remains to be analyzed। तो अदर्स कॉस्ट कितनी है मेरी, 72,100 रुपीज़ की मेरी अदर कॉस्ट दी हुई है। इंजीनियरिंग कॉस्ट मेरी 5,000 की है जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, और मेरी प्रोडक्शन रन की कॉस्ट कितनी आ रही है दोस्तों। सो 42 इंटू 450 कर लेते हैं, 42 इंटू 450 ये मेरी आ गई है 18,900। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो ये टोटल आ जाएगा मेरा 96,000। अभी तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट को ब्रेकअप किया है। चलिए, देयर आर चेंजेस एज प्रपोज्ड अबव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रपोज चेंज है कि ये जो पर सेटअप कॉस्ट मुझे 450 का आ रहा है, मैं इसे डिक्रीज करना चाहता हूँ बाय 90 रुपीज़। तो इसके लिए मुझे अपने सेटअप को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर मैं कॉस्ट पर सेटअप को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, अभी मैं एक सेटअप में 960 यूनिट्स बनाता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1008 यूनिट्स कम से कम बनाऊं। फाइन। एंड इंजीनियरिंग आवर्स फॉर प्रोडक्शन जो अभी 500 कंज्यूम हो रहे हैं, आई विल ट्राई कि 422 आवर्स में ही रिक्वायर्ड यूनिट्स को मैं बना लूं। सो इससे अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना हो, अभी मुझे 42 सेटअप्स लगाने पड़ते हैं, बट अगर मैं इन प्रपोज्ड चेंजेस को कंसीडर करूं तो मेरे नंबर ऑफ सेटअप्स चेंज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी मैं बनाता हूँ 960 यूनिट्स पर ईच बैच या फिर पर ईच सेटअप, और टोटल सेटअप्स मुझे लगते हैं 42।
यानी टोटल यूनिट्स अभी मैं कितनी बना रहा हूँ, मैं 960 यूनिट पर बैच इंटू 42 बैचेस, मैं 40,320, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं 40,320 यूनिट्स एज ऑफ नाउ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं चेंजेस कर देता हूँ, 4,320 यूनिट्स मुझे बनानी है, और एक बैच में या एक सेटअप में अगर मैं 1,008 यूनिट्स बनाता हूँ तो मुझे टोटल कितने सेटअप अरेंज करने पड़ेंगे, मुझे अरेंज करने पड़ेंगे सिर्फ 40 सेटअप्स। जी हाँ, इसका आंसर आ गया है 40। सो जो काम मुझे 42 यूनिट्स सेटअप में करना पड़ रहा था, अब मुझे वो 40 यूनिट्स ऑफ सेटअप में मिल जाएगा, डन। तो ये फर्क आ जाता है। आगे देखते हैं, रिक्वायर्ड कंप्यूट यूनिट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स दैट द कंपनी शुड प्लेस इन द चेंज सिनेरियो फॉर ब्रेक इवन। तो मुझे इस पर्टिकुलर प्रपोज्ड चेंजेस के बाद ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है बेसिकली, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने इलस्ट्रेशन 1 में अच्छे से समझा है। सो हमें फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी दिया हुआ है। लेट्स हैव सम डिस्कशन, लेट्स सी आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखिए, सीधा प्रपोज सिचुएशन की बात करते हैं। हमें 40 नए सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, जबकि हम 42 प्रीवियस पोजीशन में लगा रहे थे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। पर सेटअप कॉस्ट मुझे 360 की आएगी, वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और एक बैच में मैं 1008 यूनिट्स बनाने की सोच रहा हूँ। टोटल यूनिट्स मुझे कितनी बनानी है, तो वो बनानी है 40,320, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंजीनियरिंग आवर्स 422, और पर आवर इंजीनियरिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ की होगी। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज समथिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट। लेट्स हैव इट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे 5 रुपीज़ का आ गया है, और फिक्स कॉस्ट मेरी टोटल कितनी है, तो वो मुझे दी हुई है 96,000 की, जिसका ये ब्रेकअप इन्होंने कर दिखाया है, जो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में। जी हाँ, देखिए मैं आपको अब ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, हमने ये 3 फिक्स कॉस्ट निकाली थी, प्रोडक्शन रन वाली कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट और अदर्स कॉस्ट। अदर वाली कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, बट हमने इस 5,000 की कॉस्ट को टारगेट किया, और अब इस कॉस्ट को हम रिड्यूस कर चुके हैं। दैट इज 422 इंटू 10। ये कॉस्ट अब मेरी 4220 हो चुकी है दोस्तों। और वहीं अगर मैं अपनी प्रोडक्शन रन वाली कॉस्ट की बात करूं, सो इसको भी मैं रिड्यूस कर चुका हूं, क्योंकि करंटली मेरे नंबर ऑफ सेटअप्स रिड्यूस हो चुके हैं। इस टाइम पर मैं 40 सेटअप्स को यूज कर रहा हूं, और कॉस्ट पर सेटअप जो है मेरी 360 रुपीज़ की आ रही है। सो 40 इंटू 360, ये कॉस्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट दे दी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने अपनी टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप किया, और अब मेरा नया ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 18,144 यूनिट्स। और अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स की बात करूं जो मुझे ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए लगाने होंगे, तो मुझे टोटल 18,144 यूनिट्स बनानी है, और एक बैच में 1,008 यूनिट्स में बनाऊंगा, तो टोटल मुझे 18 बैचेस या 18 सेटअप्स लगेंगे अपने ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। दिस इज व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट। पार्ट नंबर 2 कहता है एडवाइज वेदर कैटलिस्ट शुड कंटिन्यू टू ब्रेकअप। यानी ये कहना चाह रहा है कि अभी तो हमने 72,100 रुपीज़ की कॉस्ट ऐसी है जिसका ब्रेकअप नहीं निकाला है। तो ये यहाँ पे पूछना चाहता है वेदर द कंपनी शुड कंटिन्यू टू ब्रेकअप दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट और नॉट। तो अब आपको थियरी पोर्शन का थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि कब हमें किसी फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप करना चाहिए और कब हमें वो ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि एक्टिविटी लेवल या यूनिट लेवल कॉस्ट कितनी ज़्यादा और अभी बची है। यानी अगर इस पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट में नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट है सारी की सारी, तो फिर ज़रूर मैं इसको फर्दर ब्रेकअप करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इट फॉर लॉन्ग। सो सिंपल भाषा में, लेमैन में बात करूं, अगर फिक्स कॉस्ट को मैं एक्टिविटीज़ के बेस पर फर्दर ब्रेकअप कर सकता हूं और उससे मेरी कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा, तो मुझे वो ब्रेकअप करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। वेल, थियरी पोर्शन में क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन की डिस्कशन को करते हैं यहीं पे दी एंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक भी शुरू से, जब से मॉड्यूल्स आए हैं तब से ये इंकॉर्पोरेट किया गया है। पहले ये केस सिनेरियो के बेस में भी डिस्कस किया हुआ था पुराने मॉड्यूल्स में, और अभी भी इसे प्रॉपर इलस्ट्रेशन बनाकर डाला गया है। सो मुझे लगता है कि ये एक फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, और कभी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट रोडवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू रन अ फ्लीट ऑफ 15 बसेज इन बीरपुर सिटी ऑन अ फिक्स्ड रूट। ठीक है, ये एक कंपनी है जिनके पास 15 बसेज हैं, और 15 बसेज को ये थ्रू एंड फ्रो रूट्स पर ऑपरेट करते हैं। कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ टोटल ऑफ 251,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम। सो एनुअल बेसिस पर ये इतनी क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स जो है वो कवर कर लेते हैं। चलिए, इट इज एस्टिमेटेड बसेस टू हैव 100% लोड फैक्टर। ये बहुत फेमस कंपनी है, और इनकी बसेस का लोड फैक्टर 100% रहता है, यानी खाली बसेस नहीं चलाते हैं, ये पूरी भरी हुई बस चलाते हैं। एनी हो, बसेस आर परचेज एट अ प्राइस ऑफ 44 लाख पर यूनिट, हुज स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years लाइफ इज 5,50,000 रुपीज। सो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके साथ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना हो दोस्तों, सो मुझे 44 लाख पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है एक बस की, और इसका स्क्रैप वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5,50,000 रुपीज़ का, और टोटल लाइफ मुझे दी हुई है 5 years की। सो 44 लाख माइनस 5,50,000 डिवाइड बाय में 5, इट कम्स टू 7,70,000 रुपीज़। सो एनुअल डेप्रीसिएशन मेरा आ गया 7,70,000 रुपीज़ का। आगे देखते हैं। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस एक्सक्लूडिंग अ ड्राइवर सीट इज 42, एंड ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर।
सो 5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, बहुत ही खराब माइलेज है बसेस के अकॉर्डिंग। एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज 66 पर लीटर। तो टोटल अगर मुझे पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी हो तो मैं इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करके वो कॉस्ट निकाल सकता हूँ। इसकी कैलकुलेशन हम अभी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सनरीज पर 1000 किलोमीटर वुड बी 3300। सो हमें कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स निकालने के लिए इन दो फैक्टर्स का यूज करना होगा। कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू द ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स फॉर ईच बस। ओके, सो बस में हमेशा एक ड्राइवर और 2 अटेंडेंट्स रहेंगे जिन्हें हम बस कंडक्टर बोल सकते हैं, और तीनों को ही पर मंथ 27,500 की सैलरी देने का सोचा गया। हालांकि प्रैक्टिकली इनकी सैलरीज अलग अलग होती हैं, ड्राइवर की सैलरी ज़्यादा होती है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर ये सबको बराबर सैलरी दे रहे हैं। आगे देखते हैं। अदर एनुअल चार्जेस पर बस आर गिवन बिलो। इंश्योरेंस है 55,000 का, गैरेज का खर्चा आ जाता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है। रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर इज 5,500 एंड 2,200 फॉर एवरी एडिशनल 5,000 किलोमीटर। ओके, सो ये एक तरीके की सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और इसका क्वेश्चन में क्या रिलेवेंस होगा वो देख लेंगे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वेल, वी नीड टू कैलकुलेट अ सजेस्टेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके, सो हमें एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर की कितने पैसे लेने चाहिए वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आज के बाद जब भी बस में ट्रैवल करेंगे तो आप अपने माइंड में वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 20%। सो कंपनी जो है वो कॉस्ट के ऊपर 20% अर्न करना चाहती है टू कवर इट्स जर्नल ओवरहेड्स एंड ऑल्सो हैव अ सफिशिएंट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ बीरपुर इज हाईली रेगुलेटेड। इट मीन्स गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द फेयर एट 1.35 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। गवर्नमेंट ने फेयर फिक्स कर रखा है 1.35 रुपीज़ पर। सो वी हैव टू कमेंट ऑन द 2 ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8%। तो आने वाले 2 सालों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो देखने को मिलेगा दोस्तों, बट हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1.35 फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एनी हाउ, शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन फेयर पर पैसेंजर की। अब फेयर पर पैसेंजर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं अपनी टोटल कॉस्ट निकालूंगा सबसे पहले तो, उसके बाद मैं उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करूंगा एट द रेट ऑफ 20%, और इसके बाद जो मेरा अमाउंट आएगा मैं उसे अपने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर दूंगा। और मुझे सॉरी मतलब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, ये 50 जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया। उसे मैं अपने टोटल पैसेंजर से डिवाइड कर दूंगा और मुझे फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, यहाँ पर मैं पैसेंजर किलोमीटर से वैसे तो डिवाइड करूंगा। सो टोटल कॉस्ट को मैं अपने पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करूंगा और पैसेंजर पर किलोमीटर से मुझे क्या फेयर चार्ज करना है वो मेरा आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो ठीक है, आइए इसका आंसर देखना शुरू करते हैं। आईसीए ने इसे कैसे किया हुआ है। इसका सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट सजेस्टिंग फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर फॉर ईच बस। यहाँ पर ईच बस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी टोटल तो 15 बसेज हमारे पास हैं बट हम ईच बस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, इंश्योरेंस, गैराज और डेप्रिसिएशन 55,000, 33,000 और 7,70,000। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर ली है 7,70,000 की, जब हम क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे थे। कैसे आया था मैं फिर से बता देता हूँ। एक बस की कॉस्ट है 44 लाख रुपीज़ की और उसका स्क्रैप वैल्यू हमें दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। कितना था, 5,50,000 का उसका हमें स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। सो 44 लाख माइनस 5,50,000 एंड डिवाइडेड बाय में अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, एंड अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमारा निकल कर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को तो कंसीडर कर लिया, उसके बाद हमारे रनिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला रनिंग एक्सपेंस है रिपेयर्स का और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा एक्सपेंस आता है हमारा कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज का, और इसकी कैलकुलेशन इन्होंने करके दिखाई हुई है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग क्या डेटा दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज यहाँ पर ये दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर हमें 3,300 रुपीज़ की कॉस्ट आने वाली है। चलिए ये कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस फॉर यू और देखते हैं कि ये आंसर इन्होंने कैसे निकाला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्या डेटा दिया हुआ है, हमें 3,300 की कॉस्ट इंकर होगी पर 1000 किलोमीटर फॉर द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है। सो ये मेरी क्या आ गई दोस्तों, ये मेरी पर 1 किलोमीटर कॉस्ट आ गई। और टोटल कितने किलोमीटर्स मैं अपनी एक बस को रन करने वाला हूँ उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी कुछ फर्दर कैलकुलेशन। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मुझे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम बेसिस पे दिए हुए हैं 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स मुझे दिए हुए हैं जो पर एनम बेसिस पे मुझे रन करने हैं। बट इट इज़ गिवन फॉर 15 बसेस, ये मुझे 15 बसेस के लिए डेटा दिया हुआ है। अगर मुझे ईच बस के लिए निकालना हो डेटा तो मैं इसे करूंगा डिवाइड बाय में 15। सो 251,85,000 डिवाइड बाय में 15, मेरा आंसर आ जाएगा 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है जी। सो 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर
मेरा आ जाएगा। बट मुझे कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट निकालने के लिए यहाँ पर मुझे तो चाहिए टोटल किलोमीटर्स। तो अगर मैं टोटल पैसेंजर से इस फिगर को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल किलोमीटर्स में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज माय टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो वो डेटा मुझे ये दिया हुआ है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी 42 मेंबर्स की दी हुई है दोस्तों, जिसमें से 2 मेरे अटेंडेंट्स हैं। तो टोटल पैसेंजर मेरे कितने हो गए, 40 पैसेंजर्स मेरे हो गए। क्योंकि अटेंडेंट से हम कुछ कॉस्ट रिकवरी नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर 40 पैसेंजर्स को कंसीडर करेंगे। तो 16,79,000 डिवाइड बाय में 40, दिस विल अमाउंट टू 41,975 किलोमीटर्स। सो 41,975 किलोमीटर्स पर बस हमें पर एनम बेसिस पे ऑपरेट करना होगा। सो कॉस्ट ऑफ सन्ड्रीज एंड लुब्रिकेंट्स मेरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 3300 डिवाइडेड बाय में 1000 मल्टीप्लाई बाय में 41975। दिस अमाउंट्स टू, ये कॉस्ट मेरी कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट ऑन सन्ड्रीज की आ जाएगी 138,575.50। ठीक है जी। आईसीए ने ये कॉस्ट कैसे निकाली है, देखिए आईसीए के भी सेम आंसर आया हुआ है। फाइन दोस्तों, ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर ली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रनिंग एक्सपेंस की, और नेक्स्ट रनिंग एक्सपेंस मुझे दिया हुआ है फ्यूल कॉस्ट दोस्तों, और ये निकाली है 554070। ये कैसे निकाली मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। टोटल किलोमीटर्स मैंने रन किए हैं 41975 किलोमीटर, और मेरी फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए क्वेश्चन में मुझे डेटा दिया हुआ है इन्होंने कि मुझे 66 पर लीटर की फ्यूल कॉस्ट इंकर होती है। ओके, सो 66 पर लीटर की मुझे फ्यूल कॉस्ट इंकर होती है। बट सवाल उठता है कि हाउ मैनी लीटर्स आर नीडेड टू रन 41975 किलोमीटर्स। तो मुझे उसके लिए माइलेज दे रखी है उन्होंने, कितनी माइलेज दी हुई है, 5 किलोमीटर पर लीटर की मुझे माइलेज दी हुई है उन्होंने, यानी 1 लीटर में 5 किलोमीटर मैं रन कर सकता हूँ। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, और 41975 डिवाइड बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 66, दिस विल कम टू 554070। तो ये मेरी टोटल फ्यूल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है कुछ इस तरीके से। आगे देखते हैं सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स। सो सैलरी हमें दी हुई है 27500 मल्टीप्लाई बाय में 3, और ये आ जाएगा 12 मंथ्स के लिए। जी हाँ, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, आई होप ये अब आप कर लेंगे। सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स हम इजीली निकाल सकते हैं, ये डेटा हमें ऊपर दिया भी हुआ है। ये देखिए, कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स। सो 27,500 मल्टीप्लाई बाय में 12, और हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे बस आप कंफ्यूज मत होना, ये 27,500 इन तीनों की मिलाकर कॉस्ट है। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, 27500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय में 12 मंथ्स, टोटल ये हमारा आंसर आ जाएगा। और रूट परमिट चार्जेस कितने हैं, 16,500 के। क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। रूट परमिट चार्जेस वाला ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 20,000 किलोमीटर के लिए 5,500 की कॉस्ट इंकर होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 2,200 की कॉस्ट इंकर होगी हर एडिशनल 5,000 किलोमीटर्स के लिए, और हेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 16,500 की। दिस इज द इजी कैलकुलेशन विच यू कैन परफॉर्म। और अगर मैं इन सभी कॉस्ट को एडअप कर दूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1952,087.5, और इसमें अगर मैं 20% का मार्कअप ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा 3,90,417, एंड माई टोटल रेवेन्यू वुड अमाउंट टू 23,42,505। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाता है। और रेट पर पैसेंजर किलोमीटर अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बड़ा सिंपल है, 2342505 मेरी कॉस्ट है जो मुझे इंकर हो रही है, और कितनी मैं पैसेंजर किलोमीटर्स रन करने वाला हूँ ईच बस में, वो है 16,79,000 के। ये कैलकुलेशन हमने ऊपर परफॉर्म की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल बसेस से कितने पैसेंजर किलोमीटर हम रन करने वाले हैं, 2,51,85,000, और जब हमने उसे पर बस बेसिस पे निकाला था तो हमारा आंसर आया था 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। और टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 23,42,000 की, उसे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से मैंने डिवाइड किया, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 2342505 डिवाइड बाय में 16,79,000, ये आ गया मेरा 1.395 पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है जी। सो ये कैलकुलेशन हमने निकाल ली है। बट क्वेश्चन में हमें एक डेटा दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ है हमारा फेयर, और उसे डिसाइड किया हुआ है 1.35 पर दोस्तों, सॉरी 1.35 पर। बट मेरी कॉस्ट, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे कितनी रिकवरी करनी है, मुझे तो 1.395 की रिकवरी करनी है। तो अल्टीमेटली मैं शॉर्ट रिकवरी करूंगा और मैं टोटल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन बीइंग इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। एनी हाउ, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ डन हो गया है। फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर ये है 1.395। ठीक है, ये हमें निकालने को बोला गया था और वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है और 8% इन्फ्लेशन भी है। सो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इस रेगुलेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला, हम अपनी पूरी प्रॉफिट रिकवरी नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्रॉफिट रिकवर करने के लिए हमें 1.395 चार्ज करना चाहिए, जबकि हमें बोला गया है 1.35 पर यूनिट चार्ज करने के लिए। सो डेफिनेटली हमारी रिकवरी तो पूरी नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम 8% का इन्फ्लेशन भी इंकर होने वाला है। वेल दैट इज फर्दर गोइंग टू रिड्यूस माय रिकवरी ऑफ टोटल रेवेन्यू। सो देख लेते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, जो भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं उन पर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमें वो देखना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर।
मेरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, क्या आपने सुना है डेप्रिसिएशन कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुई? नो, ये खर्चा मेरा ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, और इट इज़ अ संक कॉस्ट। इस पर फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट इस पर्टिकुलर कॉस्ट पे नहीं आएगा। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूँ, इन सभी एक्सपेंसेस में क्या कोई ऐसी कॉस्ट है जो संक कॉस्ट के नेचर में है और हेंस इन्फ्लेशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी हाँ, वो कॉस्ट है मेरी रूट परमिट चार्जेस। रूट परमिट चार्जेस मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ अपनी बस को रन करने के लिए, तो उस पर इन्फ्लेशन का कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बाकी सब एक्सपेंसेस का मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी सब एक्सपेंसेस में 8% की एडिशन के बाद मैं नया एक्सपेंस निकाल सकता हूँ। जैसे अगर 55,000 में मैं 8% का एडिशन करूँ तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 59,400 रुपीज़, और इससे नेक्स्ट ईयर में अगर मैं 8% का एडिशन कर दूँ तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 64,152 की। सो 8% का इन्फ्लेशन ऐड करते जाइए एक्सपेंसेस में, और नेक्स्ट 2 ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको निकालनी है। देखिए इंश्योरेंस में इन्होंने 59,400 8% ऐड करने के बाद निकाला हुआ है, और उसमें अगर आप फर्दर 8% ऐड करेंगे तो आपको 64,152 की कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलर कैलकुलेशन यहाँ पे हुई है, बट डेप्रीसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स, फ्यूल कॉस्ट, इन सभी पर फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ और, सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स भी आपने फ्यूचर में देनी है, और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सैलरी पर आता है, नहीं आता तो सिर्फ रूट परमिट चार्जेस पर, क्योंकि ये भी ऑलरेडी इंकर्ड कॉस्ट है दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट मेरी चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं, बट टोटल रेवेन्यू मेरा सेम रहेगा। सो मेरी कॉस्ट तो बढ़ रही है बट रेवेन्यू मेरा क्योंकि रेगुलेटेड है तो वो रहेगा बिल्कुल सेम। नाउ द पॉइंट इज कि ये टोटल रेवेन्यू का अमाउंट कैसे निकल कर आया है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। वेल 1.35 पर पैसेंजर किलोमीटर हम चार्ज कर रहे हैं, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं दोस्तों, तो वो हैं 16,79,000। सो अगर 16,79,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.35 से, माई आंसर विल कम अमाउंट टू 26,66,650। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हुई है, एंड हेंस माई प्रॉफिट टू रेवेन्यू रेशियो जो है वो फॉल होगी, आप देख सकते हैं। और करंट यहाँ पर देखेंगे तो ये 9.76 से ज़्यादा ही है, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन बट स्टेगनेंट रेवेन्यू मेरी अगले 2 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होने वाली है। एंड इट इज़, ये जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप PSUs की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होती है समटाइम्स बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस बीइंग इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। एनी हाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर एंड ऑल ओवर द डिस्कशन इज बीइंग डन बाय अस। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। एक कैलकुलेशन जो मैंने इस क्वेश्चन में अभी नहीं डिस्कस करी बट मुझे लगता है कि मुझे बता देनी चाहिए, शायद आपको तकलीफ आए, वैसे तो वो बिल्कुल टफ नहीं है। देखो हम 41975 किलोमीटर्स को रन करने वाले हैं पर बस बेसिस पे, ठीक है। पहले 20,000 किलोमीटर्स के लिए मुझे कितनी कॉस्ट इंकर होने वाली है यारों, वो होने वाली है 5,500 के लिए। सो बचे हुए 21,975 किलोमीटर्स के लिए मुझे कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी दोस्तों, तो उसका डेटा हमें दिया हुआ है कि हर एडिशनल 5,000 किलोमीटर के लिए मुझे 2,200 की कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, ठीक है। सो 21,975 किलोमीटर्स के लिए मुझे कितनी ज़्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, सो मुझे 2,200 मल्टीप्लाई बाय में 5, ये हो जाएगी 11,000 और ओरिजिनल 5,500, तो 16,500 की कैलकुलेशन इस तरीके से हुई है। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है, स्टिल अगर आपको कोई इशू आए तो 11,000 पर इनिशियल 5,500 की कॉस्ट, दैट्स हाउ दिस टोटल अमाउंट्स टू 16,500 रुपीज़। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर पूरा डन किया। कोई इशू हो तो मुझे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन के डिस्कशन को कहते हैं यहाँ पे डन। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता दूं, आप लोगों के केस स्टडी डाइजेस्ट में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी है और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके डाइजेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर along with the drug control department have come hard on healthcare centers for charging exorbitant fees from their patients. Human Healthcare Limited, a leading integrated healthcare delivery provider, is feeling pinch of measures taken by the authorities and hence facing margin issues. HHCL is operating in a competitive environment, so it's difficult to increase patient numbers also. Management consultant of the company has come out with some plan for cost control and reduction. तो अभी तक की कहानी में क्या है कि अथॉरिटीज़ ने इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस प्लेस ऑन की हैं, जिस वजह से इन लोगों को मार्जिन प्रेशर्स की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। चलिए अब इन्होंने इसका तोड़ निकालने के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट साहब को बुलाया और इन्होंने क्या एडवाइस दी वो देखते हैं। HHCL provides treatment under package system where fees is charged irrespective of days a patient stays in the hospital. अच्छा जी, हॉस्पिटल में पैकेज सिस्टम ये लोग फॉलो करते हैं, यानी एक बार कस्टमर आ गया तो उससे ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं irrespective of the number of days he stays in the hospital. Consultant has estimated 2.5 patient days per patient. करंट डेटा के अकॉर्डिंग एक पेशेंट अभी 2.5 डेज के लिए हॉस्पिटल में स्टे करता है एंड ही वांट्स टू रिड्यूस इट्स टू 2 डेज। कंसल्टेंट का कहना है कि एक पेशेंट को रिकवर होने के लिए 2.5 दिन लगते हैं, आई अग्री, बट हमें अगर अपना मार्जिन इंक्रीज करना है तो हमें इसे रिड्यूस करना होगा 2 डेज में।
ये तो वो बात हो गई कि किसी पेशेंट को 2.5 डेज लगते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन कंसल्टेंट साहब कह रहे हैं कि उसे 2 दिन बाद ही छुट्टी दे दो, फिर चाहे वो रिकवर हो चाहे वो ना हो। यानी कोई कोरोना का पेशेंट है, अगर उसे 14 डेज लगते हैं रिकवर होने में, तो कंसल्टेंट साहब कह रहे हैं कि उसे 10 दिन में छुट्टी दे दो। अब आप सोचो, अगर उसे 10 दिन में छुट्टी दे देंगे तो प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ये कुछ इस तरीके की पॉलिसी है। पर चलिए देखते हैं क्या डिसीजन लिया गया। बाय डूइंग दिस द कंसल्टेंट हैज़ टारगेटेड द जर्नल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 500 पर पेशेंट डे। उसका कहना है कि इस तरीके से 500 पर पेशेंट डे की जो हमारी कॉस्ट आती है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। एंड एनुअली 15,000 पेशेंट्स विजिट दी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो उसके इस टेक्निक से एक्चुअली कितनी सेविंग्स अराइज होंगी, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें टोटल 15,000 पेशेंट्स जो हैं वो विजिट करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और एवरेजली 2.5 डेज उन्हें लगते हैं, जबकि हम उन्हें 2 डेज में रिलीज करने की बात कर रहे हैं। और पर डे के हिसाब से 500 की कॉस्ट हमें अराइज होती है। तो 0.5 डेज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं निकालूं तो मुझे 0.5 डेज की कॉस्ट मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो मुझे टोटल सेविंग्स अपनी पता चल जाएंगी। लेट्स कैलकुलेट इट। 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500 कम्स आउट टू 37,50,000। ओ माई गॉड, 37,50,000 की सेविंग अराइज होगी अगर मैं उसकी ये पॉलिसी मान लेता हूँ। तो फाइनेंशियली ये एक अच्छा अमाउंट है दोस्तों। हालांकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, बट हॉस्पिटल के परस्पेक्टिव से ये एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। बट आगे देखते हैं कि ये डिसीजन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैज सम कंसर्न्स विद दैट ऑफ कंसल्टेंट प्लान। मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुश नहीं है कंसल्टेंट के इस प्लान से। उनका कहना है दैट रिड्यूसिंग द पेशेंट स्टे वुड बी डेट्रीमेंटल टू फुल रिकवरी ऑफ द पेशेंट। दे वुड कम अगेन फॉर एडमिशन, देयर बाय इंक्रीजिंग करंट री एडमिशन रेट फ्रॉम 3% टू 5%। उनका कहना है कि ऐसा करने से जो री एडमिशन रेट है वो 3% से इंक्रीज होकर 5% हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हॉस्पिटल की बदनामी होना तो तय है, क्योंकि जिस बंदे को 3% रेट के हिसाब से री एडमिशन लेना पड़ता था, अब उसके री एडमिशन के रेट ज़्यादा हो जाएंगे। यानी पेशेंट रिकवर होने के बाद भी श्योर नहीं होगा कि उसे पूरी तरीके से रिकवरी हो गई है या नहीं हुई है। कुछ इस तरीके की कहानी है। It means readmitting 300 additional patients. Company has to spend 25 lakhs more to accommodate this increase in readmission. So उनका कहना है कि हमें एवरेज बेसिस पे 300 एडिशनल पेशेंट्स को एडमिट करना होगा, और जिसके लिए मुझे 25 लाख रुपए का एडिशनल एक्सपेंस उन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेविंग्स ही अराइज होंगी दोस्तों, 25 लाख का स्टिल एक एडिशनल कॉस्ट भी हमें इंकर करनी पड़ेगी एडिशनल पेशेंट्स को रखने के लिए। आगे देखते हैं। बट कंसल्टेंट हैज फाउंड ब्लेस इन डिस्गाइज। बट कंसल्टेंट इसमें भी खुश है। ही सेड एवरी री एडमिशन इज ट्रीटेड एज अ न्यू एडमिशन, सो इट वुड रिजल्ट इन एडिशनल कैश फ्लो ऑफ 4,500। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसका कहना है कि अगर हमें 300 पेशेंट्स को री एडमिट करना पड़ता है तो क्या दिक्कत है, हम हर एक पेशेंट से 4,500 एडिशनली चार्ज करेंगे। यानी 4,500 मल्टीप्लाई बाय में 300, सो इन एक्चुअल हम 13,50,000 तो उससे रिकवर भी कर लेंगे आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट ऑफ 25 लैक्स। सो कंसल्टेंट और मैनेजमेंट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमें डिसीजन लेने को बोला गया पार्ट 1 में, जहां हमें बोला गया दैट वी नीड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ कंसल्टेंट्स प्लान ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो वो तो बड़ा ही क्लियर है, हम देख पा रहे हैं कि हमें 37,50,000 की सेविंग हो रही है, और उसके अलावा हमारा जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली काफी कम है, तो हमारे प्रॉफिट्स पर तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना तय है। बट सेकंड पार्ट में उसने बोला दैट ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट एंड अदर फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा कि ह्यूमैनिटी नाम की जो चीज़ है उसको भी ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, जो कंसल्टेंट के दिमाग में नहीं बैठ रही बात। चलिए आंसर पढ़ते हैं। पहले में हमें प्रॉफिट पर इंपैक्ट देखना है, तो एडिशनल कॉस्ट में से एडिशनल सेविंग को माइनस करेंगे और पता चल जाएगा। सो एडमिशन हमारी एडिशनल कॉस्ट है 25 लाख रुपीज़ की, बट एडिशनल सेविंग्स आ रही हैं 37,50,000 रुपीज़ की, और रेवेन्यू जो री एडमिशन की वजह से हमें एडिशनल होगा वो होगा 13,50,000 का। टोटल इंक्रीमेंटल बेनिफिट मेरा हो जाएगा दोस्तों 26 लाख रुपीज़ का। सो अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंसल्टेंट का प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है प्रॉफिट वाइज, अगर मुझे डिसीजन लेना हो तो। बट मैंने सेकंड पार्ट में कमेंट कर दिया है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना होगा, हमें कंसीडर करने होंगे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी। हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए डिसाइड करना है कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, ह्यूमैनिटी, वैल्यू एंड बिजनेस एथिक्स इज समथिंग व्हिच वी शुड कंसीडर बिफोर टेकिंग एनी पर्टिकुलर डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स। दिस क्वेश्चन इज ओवर। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 5, और फटाफट से पढ़ते हैं। डीबीए मैन्युफैक्चर एंड सेल 25,000 tables annually, table fans, sorry. One of the components required for fans is purchased from an outside supplier at a price of 190 per unit. Okay, annually it is purchasing 25,000 components for its usage. So ये एक कंपनी है जो टेबल फैंस बनाती है, पूरे साल में 25,000 फैंस ये प्रोड्यूस करती है, और इस फैन में एक कंपोनेंट यूज होता है जिसको ये आउटसाइड सप्लायर से परचेज करते हैं एट द रेट ऑफ 190 पर यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। The production manager is of the opinion that if all the components are produced at on plant, it is possible to maintain better quality in the finished product.
सो अब प्रोडक्शन मैनेजर ने एक प्रपोजल दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम बाजार से खरीदने की बजाय इस प्रोडक्ट को खुद बनाना शुरू कर दें हमारे खुद के प्लांट पर, जिससे हमें बेटर क्वालिटी का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फर्दर ही proposed that the in-house production of the component with other items will provide more flexibility to increase the annual production by another 5000 units। उनका कहना है इतना ही नहीं, बेटर क्वालिटी के अलावा हमें एडिशनल 5000 यूनिट्स बनाने का भी मौका मिलेगा अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो। He estimates the cost of making the component as follows: मटेरियल कॉस्ट है 80 पर यूनिट की, लेबर कॉस्ट है 75 पर यूनिट की और फैक्ट्री ओवरहेड है 40 रुपीज पर यूनिट की। चलिए, यहाँ पर 70% वेरिएबल नेचर है इस पर्टिकुलर कॉस्ट का, यानी कि इस 40 में से सिर्फ 70% एक्सपेंस ऐसा है जो मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। सो 40 रुपीज़ का जो 30% एक्सपेंस है यानी कि 12 रुपीज़ का, वो फिक्स्ड इन नेचर है और उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि मेरी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 80 रुपीज़ प्लस 75 रुपीज़ एंड प्लस 28 रुपीज़। द टोटल विल अमाउंट टू 80 प्लस 75 प्लस 28, दैट इज 180 रुपीज़। देखो, अगर मैं बाजार से सामान खरीदता हूँ ये वाला, तो मुझे टोटल कॉस्ट करनी पड़ेगी 190 रुपीज़ की इंकर, बट यही सामान अगर मैं खुद बनाता हूँ इन हाउस प्रोडक्शन में तो मुझे 183 रुपीज़ पर यूनिट का एक्सपेंस इंकर होगा। और इतना ही नहीं, मुझे 5000 एडिशनल यूनिट्स भी तो बनाने को मिल रही हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए, मुझे लगता है इन हाउस प्रोडक्शन एक बेनिफिशियल थिंग है हमारी कंपनी के लिए। आगे देखते हैं। द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज रेफर्स टू दी मार्केटिंग मैनेजर। अब ये प्रपोजल मार्केटिंग मैनेजर के सामने रखा गया, क्यों? क्योंकि जो एडिशनल 5000 यूनिट्स हैं वो बेचने के लिए तो मार्केटिंग मैनेजर को ही डिसीजन लेने होंगे ना। अब मार्केटिंग मैनेजर ने क्या कहा वो देख लेते हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट टू मार्केट द एडिशनल यूनिट्स द ओवरऑल यूनिट प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ओ माई गॉड, उन्होंने कहा है कि जो करंट सेलिंग प्राइस है 2500 का, उसे मुझे 5% से रिड्यूस करना होगा दोस्तों, तभी मैं ये एडिशनल यूनिट्स बाजार में जाके बेच पाऊंगा। यानी मेरा नया मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 2375। ये कैसे निकाला मैंने? अगर करंट सेलिंग प्राइस में से मैं 5% रिडक्शन कर दूं तो मेरा न्यू प्राइस आ जाएगा 2375 का, और नेचुरली मेरे कंट्रीब्यूशन में भी लॉस देखने को मुझे मिलेगा। करंट कंट्रीब्यूशन अभी 600 रुपीज़ का है, बट ड्यू टू सच अ हैवी रिडक्शन ऑफ 5% मेरे कंट्रीब्यूशन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। एंड एडिशनली 1 लाख पर मंथ, ओ माय गॉड, एडिशनली 1 लाख पर मंथ शुड बी इंकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर द सेल ऑफ एडिशनल 5000 यूनिट्स। सो अभी तक मुझे क्या लग रहा था कि वो एडिशनल 5000 यूनिट्स मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगे, बट मार्केटिंग मैनेजर ने साफ कर दिया है कि एडिशनल 5000 यूनिट्स के लिए मुझे एडिशनल 1 लाख का एक्सपेंस करना होगा, और इतना ही नहीं, मुझे जो करंट सेलिंग प्राइस है उसमें भी हैवी रिडक्शन लानी होगी। तो अब हमें यहाँ पर करना होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिकॉज सिर्फ बेनिफिट तो आ ही नहीं रहा ना, हमें तो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को कंसीडर करना होगा। चलिए, रिक्वायर क्या है? सिंस द मेकिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द बाइंग कॉस्ट, ठीक है, द मैनेजमेंट आस्क यू टू एनालाइज द मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस एंड रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी सबसे पहले हम एडिशनल कॉस्ट देखेंगे और उसके बाद हम एडिशनल बेनिफिट देखेंगे और फिर कंपेयर करके एक डिसीजन लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों आंसर। देखो, करंटली 25,000 यूनिट्स हम परचेज करते हैं और एट द रेट ऑफ 190 पर यूनिट हम परचेज करते हैं, बट जब हम इसे इन हाउस बनाएंगे तो मेरी कॉस्ट आएगी 183 रुपीज़ की, वो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। यानी ओवर एंड ऑल अगर मैं इन हाउस प्रोडक्शन करता हूँ मुझे 7 रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो ये एक अच्छी चीज़ है, और 7 रुपीज़ का बेनिफिट 25,000 यूनिट्स पर मैं कैलकुलेट एक बार कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना बेनिफिट होने वाला है। सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 7, इट कम्स टू 1,75,000 रुपीज़। सो मुझे ये बेनिफिट जो है वो अराइज होगा अगर मैं इन हाउस प्रोडक्शन करता हूँ, बट एक बार के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करना जरूरी है दोस्तों। If DBA decides to manufacture the components in house, the following would be the financial impact। तो ये एनालिसिस यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये एनालिसिस किस तरीके से किया है, ये आंसर दिखाने का मतलब ही यही है कि एग्जाम में आपको इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है एंड नो अदर वे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हाँ, हमारी कैपेसिटी 5000 से इंक्रीज हो जाएगी, ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा बेनिफिट होगा, बट दूसरे ही मोमेंट इन्होंने कहा कि लेकिन हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 1710 हो जाएगी। देखो, करंटली मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? करंटली मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, मेरा सेलिंग प्राइस था 2500 का, जिसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था 600 का। सो अगर मैं 2500 में से 600 को लेस करता हूँ, सो 1900 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट करंटली आ रही थी, बट मेरी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कम हो जाएगी 190 रुपीज़ से अगर मैं इन हाउस प्रोडक्शन करता हूँ। तो टेक्निकली मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1710 आ जाएगी, प्लस नो डाउट मुझे 183 का एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा जो इन हाउस प्रोडक्शन पे होगा।
चलिए देखते हैं आगे। टेक्निकली पूरी कहानी में इन्होंने सिर्फ इतना ही बताना चाहा है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा। इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है। बट लिखने का स्टाइल देखिए, इन्होंने कंट्रीब्यूशन 7 रुपीज़ से इंक्रीज होगा डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला, इन्होंने उसी बात को एक घुमाकर अलग तरीके से लिखा हुआ है। एंड दैट इज द स्टाइल ऑफ आईसीआई, वी ऑल नो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो 12 रुपीज़ पर कंपोनेंट का है वो तो वैसे भी इंकर होना ही है, हैंस हमने उसे डिस्कशन में लिया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्रीज इन एडवर्टीजिंग एक्सपेंस ऑफ 1 लाख मीन्स 12 लाख एनुअली। ये ना भी लिखते तो क्या दिक्कत थी, बट एनी हाउ ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमें रिड्यूस करना होगा जो 2500 से रिड्यूस होकर 2375 पर आ जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी पे एनालिसिस है, हर एक डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा हमसे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। करंट कंट्रीब्यूशन कंसीडरिंग अ प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ 190 पर कंपोनेंट यूनिट इज 600 per fan as calculated above. If produced in house the variable cost would be 183 per component and this would result in increase in contribution by 7 rupees. ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि 7 रुपीज़ पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन का इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज करंटली हम 190 में एक्सटर्नल बाइंग कर रहे हैं, जबकि इन हाउस अगर हम बनाएंगे तो हमें 183 रुपीज़ का ही कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। हेंस 7 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट इन एडिशन देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ 125 ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। 7 रुपये से कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा बट मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 125 से रिड्यूस हो जाएगा यारों, ये चीज़ भी तो हमें कंसीडर करनी होगी। ठीक है, देयरफॉर दैट कंट्रीब्यूशन इफ कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड इन हाउस वुड बी 482 रुपीज ओनली। अगर मैं सेलिंग प्राइस को और एडिशन इन कंट्रीब्यूशन दोनों को कंसीडर करता हूं दोस्तों, सो अभी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे निकला है। अभी मेरा कंट्रीब्यूशन है 600 रुपीज़ का, बट मेरा सेलिंग प्राइस 125 से मैं रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ, जिससे मेरा कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा 125 से। बट 7 रुपीज़ से मेरा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज भी हो रहा है बिकॉज मेरी कॉस्ट कम हो रही है। तो फाइनली 600 माइनस 125 एंड प्लस 7 ये मेरा आ जाएगा 482। तो मेरा नया जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 482 रुपीज़ पर यूनिट का होगा, जो कि अभी तक था 600 का। तो अब हमें एक डिसीजन लेना चाहिए या नहीं वो डिसाइड कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात करें तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 2500 का मेरा सेलिंग प्राइस था, मेरी टोटल सेल कुछ ये आती थी और कंट्रीब्यूशन था 600 का, जिससे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 1.5 करोड़ का आ रहा था। बट इफ वी डिसाइड टू शिफ्ट तो ये 2500 की जो मेरी सेलिंग प्राइस है ये नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2375 की। हैंस जो मेरा सेल्स है टोटल वो इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। यस, मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो मुझे देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं कंट्रीब्यूशन वाइज देखूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, सेल्स इंक्रीज हो रही है बट कंट्रीब्यूशन मेरा कम हो रहा है। और जब भी अगर मुझे कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। टेक्निकली इस बात का यही मतलब होता है। ओके, सो इंक्रीमेंटल लॉस बाय स्विचिंग टू इन हाउस प्रोडक्शन वुड बी 17,40,000 रुपीज़। ये कैसे आया दोस्तों? सबसे पहले तो 1 करोड़ 50 लाख में से अगर मैं 1 करोड़ 44,60,000 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 5,40,000 का तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन लॉस देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन लॉस के अलावा एडिशनल खर्चा भी तो करना पड़ेगा मुझे 12 लाख रुपए का। याद है ना आपको, एडवर्टीजिंग पे मार्केटिंग मैनेजर ने बोला था कि 12 लाख का एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। सो टोटल लॉस अगर देखा जाए 17,40,000 का एडिशनल कॉस्ट मेरे को इंकर करनी पड़ेगी और पर यूनिट बेसिस पे 58 पर फैन का मुझे लॉस इंकर करना पड़ेगा। सो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ आपसे। देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि इन्हें ये एडिशनल 5000 यूनिट्स नहीं सेल आउट करनी चाहिए बिकॉज उससे इनकी सिचुएशन वर्स हो रही है। बट अगर ये 25,000 यूनिट्स को ही कंट्रीब्यूट करते रहें, मतलब इन हाउस प्रोडक्शन सिर्फ 25,000 यूनिट्स की ही करें और एडिशनल 5,000 यूनिट्स को छोड़ दें, तो ऐसे में 7 रुपीज़ का एडिशनल कंट्रीब्यूशन इन्हें देखने को मिलेगा 25,000 एग्जिस्टिंग यूनिट्स पे, जिसकी अगर 25,000 मल्टीप्लाई बाय में 7 करूँ तो उस केस में इन्हें 1,75,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, और वो एक अच्छी स्टेज रहेगी। सो फाइनल कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि ये 25,000 यूनिट्स को ही बनाएं प्रोक्योर करने की बजाय, तो वो एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। यही रिकमेंडेशन में पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, और अगर कोई इशू है तो वो हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर क्वेश्चन में। नेक्स्ट डिस्कशन शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। एक अच्छा इलस्ट्रेशन है बट छोटा सा इलस्ट्रेशन है, जल्दी हो जाएगा। रात का समय हो चुका है बट स्टिल क्योंकि मुझे आज सारे इलस्ट्रेशंस खत्म करने हैं तो मैं इसे करके ही रहूंगा। BNZ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ जॉइंट प्रोसेस ऑफ मशीन्स। द फैक्ट्री हैज 5 मशीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 बॉटल्स पर आवर। सो ये 5 मशीन्स मिलकर 40 बॉटल्स पर आवर मुझे बनाकर दे देती हैं। The variable cost per bottle is 0.32 and selling price is 0.80. The company has received an offer from another company for manufacture of 40,000 units of plastic molded toy. The price per toy is 30 and the variable cost is 24 each. Now in case of company takes up the job, it has to meet the expenses of making a special mold required for manufacture of the toy. देखो अभी तक की कहानी समझ लो। एक कंपनी है जिसके पास 5 मशीन है और 5 मशीनों से वो 40 बॉटल्स पर ईयर अभी तक बनाते आए हैं, सॉरी 40 बॉटल्स पर आवर वो अभी बना रहे हैं, और उन बॉटल्स की सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है।
अब एक स्पेशल ऑर्डर आया है 40,000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक मॉडल टॉय का। ये जो 40,000 यूनिट्स ऑफ टॉय हम बनाएंगे, इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज़ का और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 24 ईच की। बट एक चीज़ और सुन लो, इन केस कंपनी टेक्स अप द जॉब, अगर ये प्लास्टिक मॉडल टॉय बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उन्हें एक एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ का इन ऑर्डर टू बाय द मोल्ड, जिसकी वजह से वो टॉय बना पाएंगे। नाउ द कंपनीज टाइम स्टडी एनालिसिस शोज दैट द मशीन्स कैन प्रोड्यूस ओनली 16 टॉयज पर आवर। सो एक आवर में 16 टॉयज ही बनाए जा सकते हैं, जबकि बॉटल्स की बात की जाए तो पर आवर 40 बॉटल्स बना चुके थे हम। Now, the company has a total capacity of 10,000 hours during the period in which toy is required to be manufactured. Fixed cost, excluding the cost of construction of mold, यानी कि इस 1 लाख को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होगी, जो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट है। फिक्स्ड कॉस्ट की हमें टोटल 10 लाख की टोटल फिक्स कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ेगी। चलिए फर्दर देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। द कंपनी हैज़ एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 3 लाख बॉटल्स ड्यूरिंग द पीरियड। सो अभी कंपनी के पास 3 लाख बॉटल्स बनाने का एक ऑर्डर आया हुआ है, और अब इन सब डेटा को कंसीडर करते हुए हमें एडवाइस करना है to take up the order for manufacturing toys during the time when it has an order in its book. ऑलरेडी ये ऑर्डर वो ले चुका है 3 लाख बॉटल्स बनाने का। क्या अब ऐसे में उसे टॉय बनाने का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर सोचने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपना लिमिटिंग फैक्टर पहचानूँ, तो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है टाइम। मेरे पास 10,000 आवर्स हैं और मुझे इतने समय में ही पूरा का पूरा काम निपटाना होगा। अब मेरे पास ऑलरेडी 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर आया हुआ है। अब मुझे देखना है कि क्या मुझे ये 40,000 यूनिट्स जो टॉय बनाना है, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या ये एक फेवरेबल सिचुएशन होगी या नहीं होगी। देखो, 3 लाख बॉटल्स बनाने का ऑर्डर ऑलरेडी मुझे आया हुआ है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एक आवर में मैं कितनी बॉटल्स बना लेता हूँ, देख लेते हैं। जी हाँ, इन ईच आवर मैं 40 बॉटल्स आराम से प्रिपेयर कर लेता हूँ। यानी एक बॉटल बनाने के लिए मुझे कितने आवर लगते हैं दोस्तों, बिकॉज मुझे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स डिसीजन लेना है। तो 40 बॉटल्स को बनाने के लिए मुझे लगता है 1 आवर का टाइम। तो वहीं अगर मुझे एक बॉटल का पीरियड चेक करना हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे लगेगा 1 बाय में 40 आवर। फाइन। और अगर मैं इसे निकालूं, कैलकुलेट करूं, 1 डिवाइड बाय में 40 कम्स आउट टू 0.025। 0.025 आवर मुझे एक बॉटल को बनाने में लगते हैं। ठीक है, तो 3 लाख बॉटल्स बनाने में मुझे कितना टाइम जाएगा दोस्तों? 3 लाख बॉटल्स मल्टीप्लाई बाय में 0.025 आवर्स, तो मुझे टोटल कितने आवर्स लग जाएंगे? लेट मी जस्ट चेक। ये मुझे लग जाएंगे 7500 आवर्स। फाइन। तो अगर मैं ये 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 7500 आवर्स लग जाएंगे, और मेरे पास बैलेंस कितने बच गए दोस्तों? मेरे पास बैलेंस बच गए 2500 आवर्स। अब डिपेंड करता है कि क्या इन 2500 आवर में मैं 40,000 टॉयज बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो टॉयज के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। मुझे बोला हुआ है कि मैं 16 टॉयज पर आवर बना सकता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 टॉयज जो हैं मैं वो 1 आवर में बना सकता हूँ। तो एक टॉय को बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा दोस्तों? एक टॉय को बनाने में मुझे 1 बाय में 16 आवर्स लगेंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय में 16, ये आ गया मेरा 0.0625। तो एक टॉय को बनाने में 0.0625 आवर्स का टाइम मुझे लगता है। फाइन। तो 40,000 टॉयज को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय में 0.025, सो ये मेरा आ जाएगा 2500 आवर्स। ओ माय गॉड, मेरी करंट आवर्स की जो कैपेसिटी अवेलेबल है उसमें मैं इन दोनों ऑर्डर को बिना किसी दिक्कत या परेशानी के फुलफिल कर सकता हूँ। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सो ऐसे में मुझे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, दैट डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक अप द ऑर्डर? यस, द कंपनी शुड टेक अप द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी टॉयज, बिकॉज टॉय के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मुझे एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 30 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है और 24 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 6 रुपीज़ पर यूनिट की तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ रही है दोस्तों। और 6 रुपीज़ पर यूनिट का मुझे कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 40,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज से तो मुझे 2,40,000, अगर मैं इसे 40,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 2,40,000 का तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। और फिर 2,40,000 के कंट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे 1 लाख की एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ती है तो भी मुझे ओवर एंड ऑल 1,40,000 का बेनिफिट ही होने वाला है। सो फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल सी बात है, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उसने क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में ही सेज इफ द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ बॉटल इंक्रीजेज टू 4 लाख बॉटल्स। अच्छा, एडिशनल 1 लाख बॉटल्स बनाने के लिए मुझे 0.025 यानी कि 2500 आवर्स लगेंगे। ठीक है, विल यू एडवाइज द कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ टॉयज। अब यहाँ पर उसने सिचुएशन क्रिटिकल कर दी है। नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि अगर मुझे ये 3 लाख ना प्रोड्यूस कर 4 लाख बॉटल्स को प्रोड्यूस करना हो तो फिर मुझे टॉयज वाले ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर एडिशनल 1 लाख बॉटल्स बनानी है तो मुझे 2500 आवर्स लगेंगे। तो अब मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। मेरी मेन प्रॉब्लम है कि ये जो 2500 आवर्स हैं इन्हें मैं कैसे यूज़ करूँ? क्या मैं इन्हें 1 लाख एडिशनल बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ करूँ या फिर मैं इन्हें 40,000 टॉय के यूनिट्स बनाने के लिए यूज़ करूँ? तो इसके लिए मुझे करना होगा रैंकिंग, यानी कि मुझे निकालना होगा दोनों
प्रोडक्ट से आने वाला कंट्रीब्यूशन और पर आवर कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, उस बेस पर यह डिसीजन लिया जाएगा। सो पर आवर कंट्रीब्यूशन निकालना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा और वो हम देखेंगे कि कैसे निकला है। बट थर्ड पार्ट में क्या पूछा है वो भी एक बार देख लेते हैं। एन एसोसिएट कंपनी ऑफ B&Z हैज़ आइडल कैपेसिटी एंड इज विलिंग टू टेक अप द होल और पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस। द सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूसिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ मोल्ड इज 28 पर टॉय। मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट करने का एक ऑर्डर आया है जहां पर सामने वाली पार्टी ने मुझे ऑफर दिया है कि काइंडली आप हमसे बनवा लीजिए उस टॉय को 28 रुपीज़ पर टॉय के हिसाब से। मैं खुद अगर टॉय को बनाता हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है दोस्तों 24 रुपीज़ की, बट मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर करना पड़ा तो मुझे 28 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। सो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना मेरे लिए सही होगा या नहीं, वो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है। तो ठीक है, वन बाय वन इसके आंसर को देखना शुरू करते हैं। अभी तक हमने जस्ट एक क्वेश्चन का ओवरव्यू लिया है। फर्स्ट पार्ट है, डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक अप द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट हैज ऑर्डर इन इट्स बुक। बिल्कुल, इसका आंसर है यस, हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि मशीन आवर्स हैं उसकी एक्सेस कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है 2500 आवर्स की, और इस टाइम में बॉटल्स वाला ऑर्डर मैं इजीली प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि क्या अगर मुझे 4 लाख बॉटल्स बनाने का ऑर्डर आ जाता है तो फिर क्या मुझे टॉयज बनाना कंटिन्यू करना चाहिए या बॉटल्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दी प्रोडक्ट्स और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ICI की वर्किंग में ये निकाला हुआ है और मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। देखिए 3 लाख बॉटल्स और यहाँ पे 40,000 टॉयज, दोनों के ही सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बट टॉय को बनाने की एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लगेगी 2.5 रुपीज़ की। ये कैसी आएगी आप सोच रहे हो? देखो, टॉय बनाने के लिए मुझे एक मोल्ड लेना है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ की, और अगर 1 लाख रुपीज़ को मैं 40,000 यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे आ जाएगी 2.50 पर यूनिट की। ठीक है जी। सो टॉयज बनाने के लिए मुझे एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी 2.5 रुपीज़ की। आगे देखते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन अब मेरे पास आ गया 0.48 और 3.5, बट ये अभी कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर करने के लिए मुझे इसे पर आवर बेसिस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। बॉटल के लिए मुझे 0.025 आवर लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, जबकि टॉय बनाने के लिए मुझे 0.0625 आवर लगते हैं। सो अगर मैं 0.48 को 0.025 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर विच कम्स आउट टू 19.20, और टॉय के केस में ये आ जाता है 56। सो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज़्यादा कौन दे रहा है मुझे? वो दे रहा है मुझे टॉय। हैंस मुझे सेकंड पार्ट में जो डिसीजन लेना था कि मुझे 2500 आवर्स को क्या बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, तो अब मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, और मेरा आंसर है कि हमें डेफिनेटली टॉय को बनाने के लिए इन एडिशनल 2500 आवर्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारी एडवाइस रहने वाली है। अब थर्ड पोर्शन देखते हैं जहाँ पे हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना था। तो क्या हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाहिए? बिकॉज अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे 24 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, बट अगर मैं इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर दे दूंगा तो मुझे 28 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। सो डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर कैपेसिटी नीडेड टू जस्टिफाई प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ द टॉय ऑर्डर बाय द कंपनी इटसेल्फ रेदर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इस पूरी लाइन का मतलब समझना जरूरी है, तो इसे हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। डिटरमाइन दी, क्या बोल रहा है? डिटरमाइन दी मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर नीडेड टू जस्टिफाई प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ द टॉय ऑर्डर बाय कंपनी इटसेल्फ रेदर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। वो कह रहा है कि हमें कितने एडिशनल आवर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी अगर हम इसे सब कॉन्ट्रैक्ट ना कर खुद बनाते हैं। अगर हम खुद से इसको इन हाउस बनाते हैं सो कितने आवर्स हमें एडिशनली रिक्वायर्ड होंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। मैं यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, ICI का आंसर बाद में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, देखो सिंपल सी बात है, मुझे 28 रुपीज़ बाहर से सब कॉन्ट्रैक्ट करने पे लगेंगे, जबकि मैं खुद बनाता तो मुझे 24 रुपीज़ का एक्सपेंस इंकर करना पड़ता। और 24 रुपीज़ का एक्सपेंस ही नहीं दोस्तों, मुझे 1 लाख रुपीज़ का मोल्ड भी तो परचेज करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज़ का एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी तो मुझे इंकर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 लाख की इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है, मुझे कम से कम कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेंगी? मुझे 1 लाख को डिवाइड करना होगा 4 पर यूनिट के एडिशनल एक्सपेंस से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने पर आएगा। हैंस मुझे कम से कम 25,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज बनानी होंगी टू जस्टिफाई माई डिसीजन। और टॉय को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? पर यूनिट ऑफ टॉय को बनाने के लिए हमने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। पर यूनिट ऑफ टॉय बनाने के लिए मुझे 0.0625 आवर्स लगते हैं। तो 25,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 25,000 मल्टीप्लाई बाय में 0.0625, ये आ जाएगा मेरा 1562.5 आवर्स। सो एडिशनल मुझे कितने आवर्स लगेंगे? जो थर्ड पार्ट की रिक्वायरमेंट है, मुझे एडिशनली 1562 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे टू मीट दी एडिशनल डिमांड।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये कुछ वर्किंग है जो हमने कर ली है। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर उन्होंने दिया हुआ है दैट BNZ लिमिटेड कैन एक्सेप्ट प्लास्टिक टॉय ऑर्डर एज सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स इज अवेलेबल टू अस एंड मोर ओवर इट विल गिव अस अ बेनिफिट ऑफ 1,40,000। ये 1,40,000 का बेनिफिट आएगा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन क्वेश्चन में कर चुके हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या एडवाइस दी गई। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला इफ द ऑर्डर इंक्रीजेस टू 4 लाख बॉटल्स देन वी नीड टू डिसाइड कि ये जो एडिशनल 2500 आवर्स हैं इन्हें कैसे यूज किया जाए। BNZ हैज टू डिसाइड वेदर टू यूटिलाइज फॉर एग्जिस्टिंग बॉटल और फॉर टॉय एंड नाउ मशीन इज द लिमिटिंग फैक्टर, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर नीड्स टू बी कंसीडर फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। और उसके बेसिस पे इन्होंने आंसर लिया है दैट देयरफॉर BNC शुड यूटिलाइज द रिमेनिंग आवर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू बॉटल्स। और यही बात आई थिंक इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट इन्होंने यहाँ पर एक चीज और बोली है दैट एक्जिस्टिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल कस्टमर रिलेशनशिप। ये लाइन क्यों दी है ये समझना। देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें 3 लाख बॉटल्स तो बनानी ही बनानी है, हालांकि टॉयज का कंट्रीब्यूशन चाहे ज्यादा हो बट पहले हमें ये 3 लाख बॉटल्स बनाने पर फोकस करना चाहिए। रीजन बीइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी होता है, और अगर हमने ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है फिर डजंट मैटर कि बॉटल से कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, अगर हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो पहले हम बॉटल्स के ही ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। कुछ ये इस लाइन में बोलना चाह रहा है। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमें करना चाहिए था या नहीं, और दूसरा अगर हम नहीं करते तो हमें एडिशनल कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ निकाला हुआ है 1562.5 आवर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1562.5 आवर्स। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। ये थर्ड वाले पोर्शन में जो थियरी इन्होंने लिखी है आप वो देख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की डिस्कशन शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, रवि लिमिटेड इज कंसीडरिंग द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिवीजन सी। रवि लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने डिवीजन सी को बंद करने की विचार कर रही है एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। क्यों बंद करने का सोचा जा रहा है वो हमें बताया गया है। देखो डिवीजन ए और बी की कंबाइंड डिविजनल इनकम है 6,21,000 रुपीज़ की, बट अगर डिवीजन सी की बात करूं तो डिवीजन सी 1,72,500 के लॉस में है, बट टोटल अगर ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो 4,48,500 का प्रॉफिट है। अब क्या डेटा दिया हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं। द रेट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ नॉर्मल रेट्स ड्यू टू करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन, देयर इज एडिकेट मार्केट डिमांड। इस लाइन का क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि अभी ये जो कॉस्ट दी हुई है ना वेरिएबल कॉस्ट, ये सिर्फ 90% है ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन अच्छा खासा है। इसको आपने बहुत बार सुना हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से। जी हाँ, प्लस 2 में इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते थे तभी आप इस वर्ड से काफी ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, तभी सही इकोनॉमीज ऑफ स्केल। करंटली जो कंपनी है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट रीप आउट कर रही है बिकॉज इसका वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन अच्छा खासा है। बट अगर ये डिवीजन सी को बंद कर देंगे तो फिर ये जो कॉस्ट है अपनी नॉर्मल कॉस्ट पर आ जाएगी। यानी अगर मैं डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू कर देता हूं तो अभी जो कॉस्ट मुझे 20,70,000 की इंकर हो रही है वो कॉस्ट मेरी कितनी शुरू हो जाएगी इंकर होना, तो वो हो जाएगी 20,70,000 डिवाइड बाय में 90%, ये कॉस्ट मेरी आ जाएगी 23 लाख रुपीज़ पर। यानी कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा मुझे सिर्फ डिवीजन सी को डिसकंटिन्यूएंस करने से 2,30,000 का लॉस इंकर हो जाएगा। अब बोलिए डिवीजन सी को मुझे बंद करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर डिवीजन सी को मैं डिसकंटिन्यू करता हूं दोस्तों मुझे 2,41,500 का कंट्रीब्यूशन लॉस भी तो होगा। सो 2,30,000 मेरी कॉस्ट वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। उतना ही नहीं, मुझे 2,41,500 का कंट्रीब्यूशन लॉस भी होगा, तो मेरा टोटल लॉस डिवीजन सी को बंद करने से हो जाएगा 4,71,500 रुपीज़ का, अ ह्यूज अमाउंट। और मेरी सेविंग कितनी होगी डिवीजन सी को बंद करने से, आई वुड हैव अ सेविंग ऑफ 4,14,000 ओनली। तो मेरी सेविंग सिर्फ 4,14,000 की है, जबकि एडिशनल कॉस्ट मुझे 4,71,500 की होगी। तो टोटल नुकसान मुझे होगा कितना, 57,500 का टोटल लॉस मुझे होगा। अब बताओ क्या मुझे डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? सो ऑब्वियसली मुझे डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे दी हुई है, फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन द रेट्स वुड गो बैक टू दी नॉर्मल रेट्स, जो हमने ये कैलकुलेशन की है। हैंस खत्म हो गई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आईसीआई का आंसर एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई है। ये रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बनाई गई है और इसमें एक्सेस ऑफ लॉस ओवर सेविंग्स आ रहा है मेरा 57,500, हैंस हमें इसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और फटाफट से आगे करते हैं। ये एक एग्जांपल मुझे एक्चुअल में देखने को मिला है, वैसे तो मैं इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूँ, बट ये एग्जांपल जो है मुझे लगा कि हाँ इस क्वेश्चन में दम है और हमें इसे डिस्कस कर लेना चाहिए। ये जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करता है। जब जॉइंट प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में हमें डिसीजंस लेने होते हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहना चाहिए वो इस क्वेश्चन में डिस्कशन की हुई है। इसलिए मैं यहाँ पर एक बार के लिए इस एग्जाम्पल को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अ प्रोसेस इंडस्ट्री यूनिट मैन्युफैक्चर्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी, एंड इन केस ऑफ सी इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू। सी की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है अनलेस इट अंडरगोस फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो सी के ऊपर हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी होगी, तभी इसको हम सेलेबल कंडीशन में पहुंचा पाएंगे। एंड द कॉस्ट डिटेल्स ऑफ सी आर एस फॉलोस।
देखो, अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन मार्जिनल कॉस्ट इंकर होता है 30 रुपीज़ का और फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होता है 20 रुपीज़ का, बट आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन हमें 20 रुपीज़ की टोटल एडिशनल कॉस्ट और इंकर करनी पड़ेगी अगर सेलेबल कंडीशन में इसे लेकर आना है तो। एंड नाउ सी कैन बी सोल्ड एट 37 पर यूनिट एंड नो मोर। अगर मैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद इस पर एडिशनल ये खर्चा करता हूं तो मैं मैक्सिमम कितने में बेच पाऊंगा दोस्तों? 37 पर यूनिट पे मैं इसे सेल कर पाऊंगा। यानी टेक्निकली बात की जाए तो 37 पर यूनिट जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा और मुझे एडिशनल इसके लिए कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी? तो मुझे 20 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। बट मेरे डिसीजन मेकिंग के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो 15 रुपीज़ ही रेलेवेंट होती है, बट टोटल कॉस्ट बेसिस पे अगर मैं एनालाइज करूं और अपना आंसर निकालूं तो मुझे 17 रुपीज़ पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन ये दे देगा। विच इज गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, मैं इसे प्रॉफिट बोल दूं तो वो ज़्यादा सुटेबल वर्ड रहेगा। तो मुझे 17 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट इससे मिल जाने वाला है। सो इस पर्टिकुलर सी के केस में क्या हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर करनी चाहिए? माई आंसर वुड बी येस, एंड द रीजन बीइंग मुझे एडिशनल 17 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। बट सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में भी चेंज किया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि व्हाट इफ सी इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट। अगर सी मेरा जॉइंट प्रोडक्ट ना होता तो मुझे कैसा डिसीजन लेना चाहिए था? वेल, उस केस में मैं सिंपल सी बात है, मैं टोटल कॉस्ट को कंसीडर करूंगा और टोटल सेलिंग प्राइस को कंसीडर करूंगा। सेलिंग प्राइस तो मेरा 37 रुपीज़ का ही रहने वाला है, वो बता चुका है। बट ऐसे में जब मुझे डिसीजन लेना होगा तो मैं अपनी कॉस्ट कंसीडर करते वक्त इस 15 रुपीज़ को कंसीडर करूंगा और इस 30 रुपीज़ को भी कंसीडर करूंगा, बिकॉज ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। सो अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 37 रुपीज़ मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है दोस्तों? वो हो रही है 45 रुपीज़ की। यानी ओवर एंड ऑल मुझे 8 रुपीज़ का जो है वो लॉस इंकर होगा अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होता। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस क्यों किया? ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए डिस्कस किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि जॉइंट प्रोडक्ट के केस में अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कोई भी कॉस्ट इंकर हुई हो वो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट नहीं होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वहीं अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होता तो फिर हम इस कॉस्ट को भी और इस कॉस्ट को भी दोनों को कंसीडर करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन दोस्तों। यही बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है, वो आप देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, इन्होंने एक ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब ये मान रहे हैं कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये स्पेसिफिक नेचर की कॉस्ट है। बट एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसका ऑल्टरनेट आंसर भी कर सकते हैं। यानी उस केस में आप सिर्फ इस 15 को कंसीडर कीजिए और इस 5 को नहीं भी कीजिए तो भी कोई खास डिस्कशन वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो जाता है पूरे तरीके से। जी हाँ, इन्होंने 8 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस दिखाया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन रिकमेंडेड नहीं है। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये इलस्ट्रेशन अच्छा इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट किए गए हैं, तो देख लेते हैं इसे एक बार। एक्सेल पॉलीमर्स लोकेटेड इन साहिबाबाद मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ET Industries has asked the XML polymers for a special job that must be completed within a week. Fine. And raw material R1, which is highly toxic, will be needed to complete the job. Excel Polymer purchased the R1, the same product, 2 weeks ago for 7,500 for a job, and that recently was completed. The R1 currently in stock is the excess from that particular job and Excel Polymer has been planning to dispose it of. Okay. क्या बोला हुआ है कि XML Polymers को, Excel Polymers को एक स्पेशल जॉब ऑफर हुई है जो 1 वीक में उसे कंप्लीट करके देनी है और उसके लिए एक मटेरियल लगेगा, मटेरियल R1 विच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, और 7,500 रुपीज़ में उसे परचेज किया था 2 हफ्ते पहले किसी और जॉब को कंप्लीट करने के लिए। जॉब कंप्लीट हो चुकी है और इस 7,500 में से कुछ एक्सेस मटेरियल आज भी हमारे पास अवेलेबल है और इसे हमने वैसे तो डिस्पोज ऑफ करना था, जिसका कुछ एक्सपेंस हमें इंकर करना पड़ता। कितना दोस्तों? हमें 1250 का एक्सपेंस इंकर करना पड़ता इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ R1 इज 6,000 रुपीज़। अगर मैं इसे बाजार से नया खरीदने जाऊं तो 6,000 रुपीज़ की कॉस्ट इंकर होती है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मुझे इस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट डिस्कस करनी हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगी? क्या वो 1250 होगी जो मेरी डिस्पोजल कॉस्ट है? क्या वो 6,000 होगी जो वो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है? या फिर वो 7,500 रुपीज़ होगी अगर मैं मार्केट से खरीदने जाऊँगा तो? सो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, मेरे मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट होगी दोस्तों 1250 की। बिकॉज अगर ये जॉब मुझे ऑफर ना होती तो मुझे 1250 का एक्सपेंस करना पड़ता इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और इस जॉब की वजह से मुझे अब ये एक्सपेंस इंकर नहीं करना पड़ेगा। यानी 1250 की सेविंग्स मुझे अराइज होगी दोस्तों अगर मैं इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सीधा सीधा बेनिफिट होगा इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। मटेरियल की डिस्कशन तो हमने कर ली, डन। नाउ स्पेशल जॉब विल रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ G1 एंड 100 आवर्स ऑफ लेबर G2. फाइन। नाउ एक्सेल पॉलीमर्स pays their G1 and G2 employees 630 and 336 respectively for 42 hours of work per week. Okay. Excel Polymers anticipates having excess capacity of 150 of G1 and 200 of G2 labor hours. क्या बोल दिया उसने? देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। G2 के 100 आवर्स की रिक्वायरमेंट है इस स्पेशल जॉब के लिए और हमारे पास ऑलरेडी कितने अवेलेबल हैं? हमारे पास 200 ऑलरेडी
अवेलेबल हैं। यानी G2 के लिए रेलेवेंट कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0 रुपीज़, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी में एक चीज़ पड़ी हुई है और उसका खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अगर मैं उसका यूज़ कर लूँगा तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही है ना दोस्तों। तो इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर नहीं होनी, हेंस इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 0। बट अगर हम जीवन की बात करें दोस्तों, जीवन जीने वाला जीवन नहीं, यहाँ जीवन में इस जीवन की बात करता हूँ। जीवन के लिए मुझे 250 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 150 ही हैं, तो मुझे 100 जो एडिशनल आवर्स हैं वो बाहर से प्रोक्योर करने पड़ेंगे। सो 250 आवर्स की मेरी नीड है, बट 100 आवर्स ही मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझे 150 एडिशनल आवर्स बाजार से प्रोक्योर करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। और इसके लिए एक सेकेंड, 250 आवर्स ऑफ जीवन मेरे पास हैं, जबकि 150 आवर्स, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे। यहाँ पे 150 आवर्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझे मार्केट से 100 आवर्स ऑफ जीवन जो है वो अरेंज करना होगा। और पर आवर कॉस्ट मेरी कितनी है दोस्तों, तो वो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि 242 आवर्स के लिए, ओके 250 आवर्स पर वीक 630, ओके यहाँ पर मुझे ये डेटा दिया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि मैं 630 रुपीज़ पे करता हूँ जीवन के एम्प्लॉइज़ को फॉर 42 आवर्स। तो 42 आवर्स के लिए मैं 630 रुपीज़ पे करता हूँ दोस्तों, यानी 15 रुपीज़ पर आवर की मेरी कॉस्ट होती है। तो 100 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1500 की एडिशनल कॉस्ट मुझे इंकर करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ अरेंजिंग जीवन। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट अब इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मेरी कितनी हो गई है वो देख लेते हैं। वेल, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल मुझे 1250 की सेविंग हो रही है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू लेबर मुझे एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़ की। सो अगर मैं टोटल बात करूँ, मुझे 250 की एडिशनल कॉस्ट लगेगी अगर मैं इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो अभी तक की हमने कैलकुलेशन कर ली है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज दैट मटेरियल एंड लेबर कंप्राइज एक्सेल पॉलीमर्स ओनली कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, यानी कि ये दो कॉस्ट ही हैं जो मुझे लगने वाली हैं, इसके अलावा और कोई कॉस्ट इंकर नहीं होगी। कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस दैट एक्सेल पॉलीमर शुड बिड ऑन दिस बेसिस। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी कितनी, मतलब मुझे मिनिमम प्राइस चार्ज करना चाहिए, तो मुझे कम से कम अपनी कॉस्ट तो रिकवर करनी ही चाहिए, यानी मुझे एटलीस्ट 250 तो कोट करना ही चाहिए इस स्पेशल जॉब के लिए। और इसका आंसर अगर हम देखें तो हाँ, इस स्पेशल जॉब के लिए मुझे 250 का ही कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे डन।